नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस अकेडमी में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़े सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे निर्वाचन के बारे में। इसमें आपको निर्वाचन आयोग वगैरह सब डिटेल में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसमें जानना क्या है आपको कि भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। निर्वाचन लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। तो भारतीय संविधान में लोकसभा, राज्यसभा, बल्कि राज्यों की विधानसभा, इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर कराए जाने की व्यवस्था की गई है ना। तो लिख लीजिए इसे भी। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्टाचार के आधार पर अन्यथा अयोग्य ना हो, मत देने का अधिकार है। महत्वपूर्ण चीज एक और लिख लो, क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखो कि मत देने का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। मत देने का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। सांविधिक अधिकार है, ना कि मूलाधिकार। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए हैं? निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का के मध्य दिए गए। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि या लिख भी लीजिएगा कि भाग 15 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि केवल निर्वाचन की विधि, निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारों शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बताते हैं फिर। अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 328 के तहत, इसी में कंटिन्यू कीजिए। अनुच्छेद 328 के तहत
राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकते हैं जिस पर संसद ने कोई उपबंध नहीं किया है। तो याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल और संसद से संबंधित विधि बनाने के अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में संसद ने नहीं बनाई है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपके? अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन के विषय में अब बात करते हैं। किसके बारे में? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो उपबंध किया गया है वो किया गया है 324 में, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। लिख लो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के विषय में उपबंध किया गया है। राइटिंग थोड़ा फास्ट रखिएगा। निर्वाचन आयोग के विषय में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? संविधान लागू होने से एक दिन पहले। अगर वो बस तुम यही डेट पर ध्यान नहीं दोगे, वो एग्जाम में स्टेटमेंट एक दे देगा कि संविधान आयोग की स्थापना एक दिन पहले हुई थी संविधान के लागू होने से, तुम घूम जाओगे सारा। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका प्रमुख कर्तव्य लिख लो, इसका प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। पैराग्राफ चेंज। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है।
अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने की दिशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से, लिख लीजिए, समझाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में बहुत से सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति जैसा निर्धारित करे, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अकॉर्डिंग। अगर निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो उसमें क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। और चुनाव में मदद करने के लिए प्रदेशों में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से। यहां तक क्लियर। अब एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग, इसमें क्या जानना है आपको? इसमें जो जानना है कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। लिख भी लो इसे, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो जब दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया तो इस निर्णय की, सरकार के इस निर्णय की काफी तीव्र आलोचना हुई। लोगों को लगा कि भाई ये निर्वाचन आयोग की शक्ति को बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस समय कौन कौन किए गए थे? तो श्री एस धनोआ और वी.एस. वेगल दो लोग थे जिन्हें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अभी नाम आपके काम के नहीं है तो आगे लिखो। लेकिन इस सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई। लेकिन सरकार की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। मिस्टर एस धनोआ जो कि नियुक्त किए गए थे एक निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो निर्वाचन आयुक्त के जो कोर्ट था, कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और उत्साधन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्या कहा कि लिख लो, एस धनोआ, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। हाँ, बाद में मिला नहीं मिला भूल गए, बड़ी समस्या है ना। एस धनोआ बनाम भारत संघ। एस धनोआ बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 324(2) के तहत अनुच्छेद 324(2) के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों का पद सृजन करना, या उत्साधन करना या समाप्त करना, यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस समय एम.एस. गिल और मिस्टर जी.वी. कृष्णमूर्ति को अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।
तत्पश्चात संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचक आयुक्त, लिख लो, बहुसदस्यीय बन गया, इसके बाद लिखो तत्पश्चात संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1993, दोबारा बोल रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त ब्रैकेट में सेवा शर्तें अधिनियम 1993 का रूप दिया गया। यहां तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे तथा उसके द्वारा कोई निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा। क्लियर? तब क्या हुआ, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री टी.एन. शेषन। उन्होंने इस अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। किसने? टी.एन. शेषन ने। तो न्यायमूर्ति थे उस समय मिस्टर ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 जुलाई 1995 को सर्वसम्मति से दिए गए अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी उक्त अधिनियम को वैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? कि नहीं, ये सही है, आप इसमें अध्यक्ष की तरह हैं, निर्णय आप लोग मिलकर लेंगे सर्वसम्मति या बहुमत से, घोषणा कौन करेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो लिख लीजिए इसमें, इस प्रकार वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित इस प्रकार वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित कुल 3 सदस्य हैं। यहां तक क्लियर? अब पदावधि एवं पद से हटाया जाना, हेडिंग बनाइए, पदावधि एवं पद से हटाया जाना। इसमें क्या लिखना है आपको? इसमें जो आपको ध्यान देना है कि 1972 ईस्वी से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ठीक है, लिख लो, लिखना चाहो, 1972 ईस्वी से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था। इसलिए पहले दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक इस पद पर रहे। 8 वर्ष तक इस पद पर रहे, परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक जो पहले पूर्ण हो रह सकता है। वर्तमान में क्या है? 65 वर्ष की आयु और या 6 वर्ष, जो पहले पूरा होगा उसके हिसाब से पदमुक्त हो जाएंगे। मतलब किसी ने 60 साल की उम्र पे किया है ज्वाइन, तो उसके 65 वर्ष पहले पूरे होंगे। किसी ने 55 साल की उम्र पे किया है तो उसके 6 वर्ष पूरे होंगे। ठीक है ना? अन्य निर्वाचन आयुक्त भी, पैराग्राफ चेंज, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं।
इनकी कितनी है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, यहां तक ठीक है। पैराग्राफ चेंज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। लिख लो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, आधार भी वही रहेंगे, विरुद्ध कदाचार या अक्षमता संसद के दोनों सदनों द्वारा सेम प्रोसीजर विशेष बहुमत से पारित होंगे। दो, ठीक है ना, क्लियर है ना, याद आ रहा है वो वाला सारा जो पढ़ा है आपको, बताया गया है पूरा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट नहीं। पैराग्राफ चेंज करके कुछ चीजें और लिख लो। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की, ये बार बार बोलेंगे फिर दोबारा दिखाएंगे, वो से फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी चल रहे हैं, आपको समझाते भी चल रहे हैं। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करता है। सेवा शर्त पदावधि का निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किस प्रकार से, जो विधियां संसद ने बनाई है उनके अधीन। ठीक है, इन्हें वही प्रतिष्ठा, वेतन व परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है। यहां तक क्लियर, सारा कुछ दिमाग में आपके, वेरी गुड। अब बात करते हैं आयोग के कार्य एवं शक्तियां। हेडिंग बना लो, आयोग के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली शक्ति है वो क्या है, तो जो सबसे पहली शक्ति है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। यही आपको लिखा दे रहे हैं परिसीमन आयोग के विषय में। ये मेन काम क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। अब परिसीमन आयोग के बारे में लिख लीजिए, छोटा सा हेडिंग बना लो, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग में जो आपको जानना है उसमें लिखो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यद्यपि किसी अन्य को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यद्यपि किसी अन्य को भी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछता है तो आंसर मुख्य चुनाव आयोग। इसके अतिरिक्त इनमें दो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, दो हो गए न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या हाई कोर्ट के रिटायर्ड, टोटल 3। ठीक है, आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में 2 से 7 तक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में 2 से 7 तक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।
जो उस राज्य के संसद सदस्य जो उस राज्य के संसद सदस्यों या राज्य विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं। समझ में आ गई? सांसद या विधायक होंगे जो लोग सदस्य होंगे। क्लियर? अब आगे, परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण लिख लीजिए कि परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 52 में, 61, 67 और 2002 में। ठीक है। अब इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतदाता सूचियों को तैयार करना। मतदाता सूचियों को तैयार करना, जिसको आप केवल समझ रहे हैं, उन्हें लिखा नहीं रहे हैं। मतदाता सूची आपको पता है बनाता है। अब तीसरा क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसमें लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या जानना है आपको? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विषय में। तो इसमें लिखो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत राजनीतिक दलों को राज्य या क्षेत्र स्तरीय तथा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान में किसी राजनीतिक दल को, लिख लीजिए, वर्तमान में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पॉइंट नंबर 1, उसे या तो संसदीय, लिख लो, उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो और वह विधानसभाओं में कम से कम 2 सीटें जीती हो। ठीक है। संसदीय, क्षेत्रीय, विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ हो, कुल जितने वैध मत पड़े हैं उस दल को 6% उन वैध दलों का मिला हो, वैध मतों का, और विधानसभा में कम से कम उसने 2 सीटें जीती हो। ठीक है। या सेकंड पॉइंट कर लो, उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें, कम से कम 3% सीटें, अथवा कम से कम 3 सीटें, अथवा कम से कम 3 सीटें, ब्रैकेट में इनमें से जो भी ज्यादा हो, जीता हो। तो ये 2 कंडीशन है जिन्हें पूरा करने पे किसी दल को क्षेत्रीय या राज्य दल का दर्जा मिलता है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल को पहला, लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में
पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाली गई वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ कुल डाली गई वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक। ठीक है, समझ में आया? 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% लोकसभा चुनाव में, ठीक है ना। साथ में 6% प्राप्त करने के साथ साथ क्या है, किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की हो। दूसरा इसमें या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है। कितनी? 11 सीटें जीतना आवश्यक है, और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब होता क्या है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल को, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को विशेष एवं स्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। विशेष एवं स्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं तथा रेडियो और टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो कितनी सीटें क्या चाहिए ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है और कोई। ठीक, अगला काम क्या है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। लिख लीजिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अगला कार्य निर्वाचन का संचालन करना, निर्वाचन का संचालन करना। उसके अलावा कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग को, लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत, समझा हुआ है आपने, लिखना है बस। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। सेकंड, अनुच्छेद 192 अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अर्ध न्यायिक कार्य है। चुनाव को रद्द करना, अन्य कार्य क्या है? चुनाव को रद्द करना। यदि लगता है निर्वाचन आयोग के चुनाव में धांधली की स्थिति है तो वो रद्द कर सकता है, पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। ठीक है, कभी कभी संसद या विधानमंडल में कोई स्थान मृत्यु वगैरह किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो वहां बाई इलेक्शन कराता है चुनाव आयोग। याद रहेगा ना? उपचुनाव कराना, लिख लो एक और, उपचुनाव कराना। उसके अलावा कुछ नए अन्य कार्य क्या क्या है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि को निर्धारित करना, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना,
तो ये चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को परामर्श देना, तो ये सभी कार्य क्या हैं? ये सभी कार्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक। अब चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? भारत में चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। सिफारिश कौन देता है? निर्वाचन आयोग। अधिसूचना कौन जारी करेंगे? राष्ट्रपति या राज्यपाल। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा कर देते हैं, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहते हैं। इस घोषणा में नामजद करना, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है और नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन में आपको ये मेन चीजें जाननी थी। ये टॉपिक भी आपका कंक्लूड हुआ। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जिनको कल क्लास या परसों 1 या 2 लेक्चर्स में जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब तो